Am I audible? Yes, okay. ठीक है, तो कल हम लोग लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेस देखा था, स्ट्रेन देखा था, तीनों अलग अलग टाइप का। इफेक्टिवली वो फोर्स पॉइंट एरिया था, स्ट्रेस स्ट्रेन था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और उसके बेसिस पे हमने तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किया था। यंग्स मॉडुलस यंग्स मॉडुलस था। यंग्स मॉडुलस किसके लिए डिफाइन किया था? यंग्स मॉडुलस कौन से स्ट्रेन के लिए? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल, यस रश्मि। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पहले तो इस पे क्वेश्चन करते हैं आज। तो यंग्स मॉडुलस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज जनरली फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एन। एक करके तीनों पे आते हैं और तीनों पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वन। एक वायर है ऑफ लेंथ 5 मीटर। यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रेडियस is 1/√π centimeter, and mass is negligible. Mass is negligible. इसका मास है 10 kg. Find the elongation in the thread. Find the elongation in the thread. एक आंसर आया 125 × 10⁻⁷ और
2.5 into 10 to the power minus 5. और किसी का कोई आंसर? ठीक है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का। यहाँ सिंप्लीफाई करो, दिस इंप्लाइज डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए वाई। ठीक है, तो क्या होगा? एफ एल अपॉन ए वाई। तो एफ डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। एफ को क्या लेंगे? वेट के बराबर, दैट इज 10 kg का है। सो एफ इज 100 N इंटू लेंथ इज 5 मीटर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, रेडियस दिया हुआ है तो एरिया क्या होगा? एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब पाई बन जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, इंटू यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 टू द पावर 11। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल, ये बन गया 50, दैट इज 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये आ गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। सही है निरंजन? खुशी कहाँ छूट गया? ये कैसे आया? देवांगी, एरिया इज पाई आर स्क्वायर राइट? तो पाई और रेडियस को क्या दिया हुआ है? रेडियस इज 1/√पाई। तो 1/√पाई का स्क्वायर क्या होगा? √पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 1/पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सर लेकिन पाई आर स्क्वायर क्यों लिया? क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? अच्छा, ओके। ऐसा होगा ना जनरली, अगर तुमको थ्रेड दिया है तो तुम ऐसा कंसीडर करोगे, सिलेंड्रिकल थ्रेड, अगर तुमको थ्रेड बोलेगा हाँ तो। हाँ। और वैसे भी एक इन्फॉर्मेशन वहां पर था, या फिर अगर तुमको रेडियस दिया हुआ है तो डेफिनेटली तुमको वैसा ही थ्रेड कंसीडर करना पड़ेगा ना। अगर स्क्वायर थ्रेड स्क्वायर डायमेंशन का होता तो तुमको मेंशन करता साइड लेंथ ऑफ द, लेकिन तुमको रेडियस दिया है, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सर्कुलर है, राइट? ओके सर। आई लुक एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर बाय मिस्टेक। ओके, फाइन, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मास इज 10 kg, बाकी तीनों थ्रेड का मास नेग्लिजिबल मानना, इसका यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10 टू। अच्छा, ये देखो कितना वो आ रहा है, ये जो इलोंगेशन आया वो कितना छोटा आया, 0.000025 मीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 जीरो आगे ले लो तो 0.025 मिलीमीटर। तो नेग्लिजिबल इलोंगेशन है ना। और यंग्स मॉडुलस जनरली 10 टू द पावर 11 के ऑर्डर का ही होता है, तो नेग्लिजिबल इलोंगेशन हो रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 11,
या फिर एक काम करो, इसको वायर 1 बोल देना है, इसको वायर 2, इसको वायर 3। वायर 1, Young's modulus is 10 to the power 11. Radius is 1 upon 2 root pi centimeter. Length is length is लेंथ कितना दे, जस्ट अ मिनट। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, नहीं, ये एंगल 37 डिग्री, ये एंगल 53 डिग्री। तो लेंथ इज 10 मीटर। वायर 2, Young's modulus is 2 into 10 to the power 11. Radius is 1 upon root pi. And length is, पता नहीं, वायर 3, Young's modulus is 5 into 10 to the power 11. Radius is 1 upon 2 upon root pi centimeter. Length is 5 meter. Find the elongation in all the wires. Elongation in all the wires.
आ गया? अच्छा, सारा इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? ये एल लिखना नहीं मिला? कैसे प्रोसीड किया जाए? इस वायर में टेंशन कितना होगा? इस वाले वायर में 100। फाइन। इन दोनों वायर में T1 T2, नहीं रुक जाओ, T1 T2 T3। T1 T2 बता दो कितना आएगा? 60 80 सही है। तो T1 T2 कैसे निकाले? बेस्ट तरीका क्या है T1 T2 निकालने का? बेस्ट। सर T1 is equal to T3 cos 53 degree। ओके फाइन, बढ़िया। तो एक तो तरीका है नॉर्मली T1 का इधर वाला कंपोनेंट प्लस T2 का इधर वाला कंपोनेंट इक्वल टू T3, एंड T2 का इधर वाला कंपोनेंट इक्वल टू T1 का इधर वाला कंपोनेंट। तो ये तो कर ही सकते हैं T1 T2 निकालने के लिए। बट अगर एंगल 90 है, अगर T1 और T2 के बीच का एंगल 90 है, तो हम लोग बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ये दोनों 90 डिग्री बना रहा है। तो T1 इक्वल टू, ये एंगल 53 होगा, T1 इक्वल टू 100 cos 53, that is 60, and T2 equal to 100 cos 37, that is 80। अब कौन सा एक इंफॉर्मेशन बचा है? ये L बचा है, फिर अपना काम हो जाएगा। L कितना आएगा? वही आंसर आया 7.5। हम लोग क्या बोल सकते हैं? L1 cos 53, मतलब ये ब्लैक वाला लेंथ शुड बी इक्वल टू L2 cos 37, क्योंकि वो दोनों सेम होना चाहिए, सेम चीज है। तो L1 cos 53 इज इक्वल टू L2 cos 37, राइट? ये लेंथ होगा L1 cos 53 ब्लैक वाला, और L2 cos 37। तो यहाँ से बराबर करो, तो L1 क्या दिया हुआ था? 10 ना? L1 था 10, हाँ। 10 इंटू 3/5 इज इक्वल टू L2 इंटू 4/5। तो L2 आ गया 30/4, दैट इज 7.5 मीटर। इसके आगे तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। डेल्टा L3 इज इक्वल टू T3 इंटू L अपॉन A3Y, राइट? हम लोग बस ये फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ सिंप्लीफाई करो तो डेल्टा L बनेगा FL अपॉन AY। तो फोर्स की जगह टेंशन इंटू लेंथ अपॉन AY। ओके खुशी। एंड डेल्टा L1 इक्वल टू T1 L1 अपॉन A1 Y1। देखो स्टार्टिंग से मिलता था,
सबसे पहले मैंने दोनों में टेंशन निकाल दिया, उसके बाद मुझे ये वाला लेंथ नहीं गिवन था, तो मैंने क्या किया, ये L1 का cos 53 ये ब्लैक वाला लेंथ होगा, और L2 का cos 37 भी ब्लैक वाला लेंथ होगा। तो L1 cos 53 और L2 cos 37 को इक्वेट कर दिया, तो वहां से मुझे L2 मिल गया। राइट खुशी? और एक बार L2 मिल गया, फिर तो जस्ट फॉर्मूलाज है, उसमें पुट करना है वैल्यूज, सारे वैल्यूज देखो तो गिवन है तुमको। ठीक है, तो वैल्यूज पुट हो जाएंगे ना, वैल्यूज छोड़ दे, आगे चले। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू सारे तुम्हारे पास नोन है, बस पुट करना। ये एक वायर है, इसका लेंथ है L और मास है M, एंड यंग्स मॉडुलस इज Y। मैंने इसको ऐसे हैंग कर दिया, तो इसकी खुद के वेट के कारण थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा। बताना है फाइंड द एक्सटेंशन इन द थ्रेड, फाइंड द एक्सटेंशन ड्यू टू इट्स ओन वेट। पहले सोचो कैसे प्रोसीड करेंगे, आइडिया बताओ, फिर प्रोसीड करना। नहीं देवांगी, फोर्स mg/2 ले लोगे तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पे फोर्स mg/2 नहीं है। पहले एक बार निकालो, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। वैसे आई थिंक आंसर तो आ जाएगा, बट तरीका गलत है। mg/2 नहीं, फोर्स mg/2 लोगी तो आंसर आएगा। हाँ आंसर आ जाएगा, फोर्स mg/2 लोगी तो, बट तरीका गलत है। यस खुशी, इंटीग्रेशन यूज करना होगा। इसका एरिया ए मान लेना, क्रॉस सेक्शन एरिया। कैसे इंटीग्रेट करें? इंट, यहां से एक एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लो, यस निरंजन, ऑफ थिकनेस dx। इस एलिमेंट में देखो कितने का इलोंगेशन आ रहा है, और उसको इंटीग्रेट कर दो।
कैसे करें? यहाँ पे हमें फोर्स कितना होगा इस वाले पॉइंट पे? चलो 2-3 मिनट है और सॉल्व करो। सही है निरंजन, आगे प्रोसीड करो। नहीं खुशी, फोर्स उतना नहीं होगा। फोर्स इस पॉइंट पे टेंशन जो होगा ना, दैट विल बी एम एक्स बाई एल इंटू जी। इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा, क्योंकि देखो, यस, अगर तुम इसका एफ बी डी बनाओ इस पोर्शन का, तो इसका मास होगा एम एक्स बाई एल। तो इस पर नीचे की ओर एम एक्स बाई एल इंटू जी लग रहा है, तो ऊपर की ओर टेंशन लग रहा होगा, तो टेंशन विल बी इक्वल टू एम एक्स बाई एल इंटू जी। अब आगे प्रोसीड करो। एम इंटू डी एक्स इंटू एन ए। एन ए क्या है? अच्छा एन इज, अच्छा एक, एन क्या है निरंजन? सर मास ऑफ द होल रॉड। नहीं नहीं, एन सर एन तुमने एक यूज किया। वो टेंशन इनटू डीएक्स होना चाहिए ना, वापस समझा नहीं। टेंशन तो ये होगा ना, टेंशन अगर तुम नीचे जो ब्लू से एडिट किया हो, मैं उसका एफबीडी बनाया यहाँ पे, तो देखो उस पर नीचे की ओर फोर्स और इक्वल, ऊपर की ओर फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो टेंशन इक्वल टू एम एक्स बाई जी इंटू एल आएगा ना। सॉल्व करें या रुके? चलो देखते हैं। अब मुझे टेंशन मिल गया ये, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यंग्स मॉड्यूलस, इसको मैं एरेज कर दे रहा हूँ। टेंशन इक्वल टू एम एक्स जी बाई एल। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू फोर्स, उस टुकड़े पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो जो छोटा सा डीएक्स एलिमेंट लिखा हूँ उस पे। तो फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय, लेट्स से इसमें जो इलोंगेशन आ रहा है, लेट्स से वो डेल्टा एक्स का है, तो डेल्टा एक्स बाई डी एक्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। एम जी एल बाई ए वाई स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर। एक टू का भी फैक्टर आएगा खुशी, स्क्वायर नहीं है, अच्छा इट्स टू, हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, जो उस टुकड़े में इलोंगेशन हुआ, दैट इज एम जी एक्स डी एक्स अपॉन ए। तो ओवरऑल इलोंगेशन क्या होगा? 0 से एल तक इंटीग्रेट कर दो, ओवरऑल इलोंगेशन दैट इज एम जी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एम जी एल अपॉन टू है। टू ए वाई
यहाँ पर एक वाई छूट गया कहीं पे, mgl/2 है भाई। कुछ देवांगी, अगर तुमने mg/2 लिया होता, या फिर सब लोग ध्यान से दो, अगर mg/2 लिया होता इफेक्टिव फोर्स, तो क्या आंसर सेम आता? ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम का चीज है, मैं बता रहा हूँ, हर बार हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हम लोग इफेक्टिव फोर्स mg/2 लेते हैं, तो आंसर सेम आता। कोई कोई लॉजिक क्यों ऐसा हो रहा है, या फिर कब कब ऐसा होगा? बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब कब ऐसा होगा, कब कब डायरेक्टली हम लोग मिड पॉइंट ले सकते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है देवांगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस, अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर फंक्शन है, इट इज द फोर्स एट सेंटर ऑफ मास। हाँ, लेकिन अगर मेरा लीनियर फंक्शन है ना, तो फिर हम लोग हर बार मिड पॉइंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो मेरा टेंशन का वैल्यू है, वो लीनियरली चेंज कर रहा है, लीनियरली, एक्स का लीनियर फंक्शन है। अगर एक्स स्क्वायर होता यहाँ पे, तो फिर आंसर नहीं आता तुम्हारा। एक्स क्यूब होता, नहीं आता, बस एक्स है, तो फिर तुम्हारा आंसर हमेशा आएगा। जब भी लीनियर फंक्शन चलेगा, हमेशा आंसर आएगा मिड पॉइंट लेने से। फाइन। हम लोग इस चीज का यूज कौन चैप्टर में करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी करेंगे, और भी फ्लूइड्स में भी करेंगे थोड़ा सा। फाइन, किसी को कोई दिक्कत? फाइन, डन। ओके, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ा यूनिट का देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट वाले हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं किए अभी तक, तो एक क्वेश्चन ट्राई करो। सर प्रीवियस पेज। हाँ, डन सर। ठीक है। क्वेश्चन, इफ Young's modulus of a iron, Young's modulus of iron, एक मिनट रुक जाओ, ये नहीं है सीजीएस वाला। इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, ओके, खुशी, वहां पर मैंने बस इतना बता था, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज वन अपॉन बल्क मॉड्यूलस, कॉम्प्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1/bulk modulus। ओके, सो इन सीजीएस सिस्टम, द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर। अच्छा, ये सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सीजीएस सिस्टम क्या सेंटीमीटर होता है? ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, of a wire is 2 into 10 to the power 12. Fine, clear. To double the length, to double the length of a wire of unit cross section area, the force required is, the force required is,
क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करना है। एक बार सारी चीज को सीजीएस में ही लेके, और एक बार सारी चीज को एसआई में कन्वर्ट करके, फिर वापस से सीजीएस में करना है। तो दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। बी। जस्ट मिनट देवेंद्र। सही है। कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, एक बार सारे को असाइनमेंट में कन्वर्ट करके। जी सही है खुशी। ठीक, एक तो तरीका सिंपल दिख रहा है। यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल। तो अगर मैं सीजीएस में ही सॉल्व करूं, मेथड वन, सीजीएस में ही सॉल्व करूं, तो फोर्स को रहने देते हैं सीजीएस में ही। एरिया इज यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये भी सीजीएस में रहने देते हैं। तो एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टू डबल द लेंथ, मतलब डेल्टा एल भी एल के बराबर होगा। तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻10। और सब कुछ सीजीएस में ही है तो यूनिट डाइन, 2 × 10⁻12 डाइन। सारी चीज को एसआई में कन्वर्ट करके देखो। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना। डेल्टा एल क्यों एल, क्योंकि वो लिखा है ना निरंजन क्वेश्चन में, टू डबल द लेंथ। तो न्यू लेंथ क्या हो गया, 2L। तो डेल्टा एल क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, दैट इज एल। वही सारी चीज को एसआई में कन्वर्ट करके।
अच्छा, यंग्स मॉडुलस क्या होगा एसआई में? 2 × 10⁻, क्या था? 2 × 10⁻12, 2 × 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एसआई में कैसे? हाँ खुशी, वो तो कर ही सकती हो, बट बस मैं कैसे कन्वर्ट करना पड़े अगर, तो उस चीज का प्रैक्टिस कराने के लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। डायरेक्टली तो यूज कर ही सकते हैं। हाँ, अब डाइन को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डाइन की जगह क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻5 या +5। राइट, तो वन डाइन की जगह मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻5 न्यूटन। राइट, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10⁻। -4। राइट, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा एल बाई एल। ये क्वांटिटी तो ऐसा भी बनी है इनका, ये वाला क्वांटिटी कोई भी यूनिट रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा, दिस इज 2 × 10⁻11 इक्वल टू फोर्स इन न्यूटन अपॉन एरिया। एरिया क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 × 10⁻11 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बन गया फोर्स इक्वल टू 2 × 10⁻7 न्यूटन। और यही चीज क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इज 10⁻5 डाइन। तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻7 इंटू 10⁻5, दैट इज 2 × 10⁻12 डाइन। तो अगर एसआई से सीजीएस से एसआई कन्वर्ट किया, फिर वापस सीजीएस कन्वर्ट किया। डन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेन कर्व। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ से यहाँ इस इनिशियली स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद ये हल्का ऐसा बेंड करता है, फिर हल्का राइज करता है, एक मैक्सिमम पॉइंट के आके वापस नीचे गिरता है। इन सब पॉइंट के बारे में करके आ रहा है। ये हाईएस्ट पॉइंट है, लेट्स से दिस इज ए, कोई भी रैंडम पॉइंट बी, यहाँ पे, यहाँ पर सी, ये पॉइंट डी, और ये पॉइंट ई। इसको ओरिजिन मान लो।
फर्स्ट पॉइंट, ओ से ए के बीच में मेरा जो ग्राफ है वो लीनियर है। तो इन द रीजन बिटवीन ओ टू ए द कर्व इज लीनियर। हाँ अखिलेश, इनफैक्ट बी तक हम लोग बोल देंगे लास्ट। द कर्व इज लीनियर, कर्व इज लीनियर। हुक्स लॉ, दैट इज, हमने लास्ट क्लास में देखा था, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज एप्लीकेबल, is applicable in this region। In this region, the solid behaves as the solid behaves as इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी मतलब वापस अगर मैं कहीं पे भी यहाँ कहीं पे भी मतलब इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस करके छोड़ा या इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस करके छोड़ा, कितना भी स्ट्रेन प्रोड्यूस करके छोड़ा, तो वापस से क्या होगा, वो अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। In this region, in the region from O to A, from O to A, if external force is removed, external force is removed, the object is removed, object will regain its original shape, regain its original dimension, लिख लो ज्यादा बेटर है। Yes, every body is perfectly elastic for the region A to B. अब डिपेंड करता है किसी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है ना, सॉरी इन द रीजन O to A, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है कि ए पॉइंट बहुत क्लोज होता है, ओके, तो बहुत थोड़े से फोर्स के लिए वो इलास्टिक बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल डो, तो अगर हम लोग ओ से ए के बीच में कहीं पे भी छोड़ेंगे तो चीजें इलास्टिक है एंड द बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो यहाँ पे लिख सकते हो ऊपर में हेडिंग O to A। देन हो जाएगा, दो ताना ग्राफ भी बना लो प्रॉपर। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वेव मोशन ऑन ए स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे, उसके नेक्स्ट चैप्टर होगा साउंड वेव्स। एंड व्हाट अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में हो गया सबका? ठीक है, तो केटीजी थर्मोडायनेमिक्स है, जो केटीजी वाला चैप्टर है वो तो मैं नहीं पढ़ा रहा, बहुत बोरिंग है और तुम लोग एक बार पढ़ चुके हो, राइट? तो केटीजी हम लोग स्किप करेंगे। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, हाँ पहले थर्मो कर लेंगे फिर ट्वेल्थ वाला स्टार्ट करेंगे। केटीजी मैं नहीं करा रहा। केटीजी तुम लोग का हो गया ना?
स्किप किया जाए या फिर करना है? हाँ इट इज सेम। दिवाली चलो ठीक है, बट वो सब पार्ट नहीं यार, वो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो सब नहीं, वो कुछ ज्यादा ही स्लो हो जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट ए टू बी का बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो ए टू बी। तो ए टू बी में हम लोग का जो कर्व है ये देखो, क्या ये लीनियर है? लीनियर। आफ्टर वेव थर्मो विल बी डन। मोस्ट प्रोबेबली कुछ देखते हैं वेव्स कब तक खत्म होता है। एक बार वेव्स खत्म होने दो, अगर वेव्स को टाइम लगा, जनरली आई थिंक वेव्स 5 क्लास में हो जाता है। तो 5 क्लास मतलब आज कौन सा डेट है? फ्लूइड्स भी है ना, 25। तो 5 क्लास अपना 5 अप्रैल चला जाएगा ना। नहीं तो फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट कर लेंगे, 12th वाला। थर्मो लास्ट में कर लेंगे। हाँ, अब ए टू बी का देखो। ए टू बी में मेरा ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं है ना, वो कर्व हो गया है। बट स्टिल अगर ए से बी वाले रीजन में भी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन लाके छोड़ दिया, तो भी मेरा बॉडी जो होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो वापस अपने पोजीशन पे ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाता है। तो इन द रीजन बिटवीन, इन द रीजन ए टू बी, ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, stress and strain are not proportional, are not proportional, but body regain its original and shape and size, original shape and size when the load is removed, when the load is removed। लोड को जब हटाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, तो क्या होगा? वो वापस अपने शेप में आ जाएगा। पॉइंट बी का कुछ नाम भी है। पॉइंट बी is known as elastic limit, elastic limit or yield point। elastic strength, अखिलेश इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या? ठीक है बोल सकते हो, बट मोर कॉमनली हम लोग इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट यूज करते हैं। अब जो बी के बाद क्या हो रहा है, ये नोट हो गया? यस सर। तो आफ्टर बी देखो क्या हो रहा है ग्राफ में। हम लोग स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे थे, स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा था, लेकिन बी के बाद, जैसे मान लो मैं ये चीज इरेज करता हूँ अभी के लिए। मैंने इतना का स्ट्रेस इंक्रीज किया यहाँ से यहाँ, तो स्ट्रेन इंक्रीज हुआ इतने का, राइट? अब यहाँ जब अगर इतना ही स्ट्रेस मैं बी से सी के बीच में इंक्रीज करूँ, बी सी बी के बाद इंक्रीज करूँ, तो स्ट्रेन में क्या हुआ? काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आ रहा है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस में चेंज करने के कारण स्ट्रेस स्ट्रेन में ज्यादा चेंज आ रहा है, राइट? तो फिर एक पॉइंट नोट कर लो। इफ load is further increased,
बियॉन्ड बी, बियॉन्ड बी, then strain increases more rapidly, more rapidly. Then कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब बी के आगे आते हैं, बी टू डी। हाँ खुशी, खुशी ये देखो, अगर यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में चेंज किया तो स्ट्रेस स्ट्रेन में कितना चेंज हुआ? थोड़ा सा, राइट? लेकिन अगर मैं बी टू डी के बीच का बात करूं तो मैंने इतना ही चेंज अगर स्ट्रेस में किया दिया तो स्ट्रेन में क्या हो रहा है? ज्यादा चेंज आ रहा है ना। हाँ तो वही बोल रहा है कि हमने थोड़ा सा ही फोर्स इंक्रीज किया, स्ट्रेस मतलब फोर्स बेसिकली, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो थोड़ा सा ही फोर्स इंक्रीज किया, लेकिन उसमें उस टाइम जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, राइट? हाँ वही चीज पॉइंट, ब्लैक पॉइंट में लिखा था। सर, तो ए और बी के बीच की बात है कि बी और डी की? बी और डी के भी, इफ द अच्छा। लोड इज फर्दर इंक्रीज्ड बियॉन्ड बी, हाँ इंक्रीज्ड क्योंकि बियॉन्ड, हाँ हाँ समझ। ठीक है? तो बी के बाद अगर तुम इंक्रीज करोगे तो बहुत जल्दी स्ट्रेन इंक्रीज करेगा, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट आता है सी पॉइंट। क्या है सी पॉइंट? एक कोई भी रैंडम पॉइंट है बी से डी के बीच में, आ रहा हूँ निरंजन इस पे। तो नेक्स्ट लिखो बी टू डी, सी इसी में बीच में आ जाएंगे, सी क्या है? तो इन द रीजन फ्रॉम बी टू डी, इन द रीजन फ्रॉम बी टू डी, when load is removed, when load is removed, when load is removed, the body does not gain, the body does not regain, yes Achilles, regain its original dimension, its original dimension, वापस से अपने शेप में नहीं आएगा। even when stress is zero, stress is zero, the material is said to be, the material is said to have, sorry, the material is said to have a permanent set, permanent set। आ रहा हूँ, permanent set क्या होता है इसका? the reason beyond b, the reason beyond b is known as plastic region, is known as plastic region। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर मैं बी से डी के बीच में बात कर रहा हूँ तो जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे, तो व्हेन लोड इज रिमूव, तो बॉडी क्या होगा? अपना ओरिजिनल शेप गेन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पॉइंट इस पॉइंट सी तक फोर्स इंक्रीज करते क्या करते गया,
इस पॉइंट तक ले इंक्रीज किया सी तक। अब मैंने फोर्स छोड़ दिया, फोर्स हटा दिया, धीरे धीरे करके हटाया। तो जैसे जैसे फोर्स कम करेंगे वो क्या होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस कम किया, स्ट्रेन भी देखो कम हो गया। पहले स्ट्रेन इतना था, अब स्ट्रेन कम हुआ। फोर्स कम किए और कम किए फोर्स, स्ट्रेन और कम हुआ, और कम किए, करते 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 फोर्स जीरो पे ले आए, तो भी क्या है, यहाँ पे स्ट्रेन है, राइट। तो वापस से जब मैं फोर्स जीरो कर दिया इस पॉइंट पे, फोर्स इज जीरो, तो क्या स्ट्रेन जीरो हुआ? नहीं हुआ, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट सेट मतलब कि इसमें इतने का इलोंगेशन आ गया, द स्ट्रेन इज डेल्टा एक्स बाई एक्स, अभी डेल्टा एक्स बाई एल, तो इसमें इतने का इलोंगेशन आ गया। अभी वापस अपने ओरिजिनल सेट, अपने ओरिजिनल सेट पे नहीं पहुंचा जब मैंने फोर्स जीरो भी कर दिया तो भी, ठीक है। ओके, ये वाला नोट करना है या हो गया बी टू डी वाला? अब इसमें एक और पॉइंट लिख लो, पॉइंट डी जो हाईएस्ट पॉइंट था corresponds to corresponds to the tensile strength, the tensile strength नो खुशी, ऐसा कोई पर्टिकुलर एंगल से नहीं बन रहा है, वो जहां पर छोड़ोगे ना उससे प्रोपोर्शनल वो पीछे आते जाएगा। बियॉन्ड दिस पॉइंट, देखो डी के बियॉन्ड क्या हो रहा है, बियॉन्ड दिस पॉइंट, जस्ट अ मिनट, ये सब क्यों लिखा रहा है, बियॉन्ड दिस पॉइंट, यहाँ पर ग्राफ देखो वापस से, डी के बाद मैंने स्ट्रेस इंक्रीज भी नहीं किया, इनफैक्ट स्ट्रेस घटा दिया, बट स्टिल क्या हुआ, स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो बिना एक्स्ट्रा फोर्स लगाए मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इलोंगेट कर रहा है, या फिर बोल सकते हो एट रिड्यूस एक्सटर्नल फोर्स मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इलोंगेट कर रहा है। तो बियॉन्ड पॉइंट डी, बियॉन्ड दिस पॉइंट additional strain is produced, additional strain is produced, additional strain is produced by even a, by even a reduced applied force, reduced applied force, and fracture occurs, and fracture occurs at point E. पॉइंट ई को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। डन। ए बी स्लाइड, हाँ।
ओके देन फाइन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बी से डी के बाद। अगर मान लो मेरा जो ये प्लास्टिक वाला रीजन है, अगर प्लास्टिक वाला रीजन काफी बड़ा हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि मटेरियल इज मोर डक्टाइल। सो नेक्स्ट पॉइंट, इफ plastic region is large, plastic region is large, then material will be ductile. Ductile क्या होता है? Ductile, ductile मतलब it can be drawn into thin, नहीं thin sheets तो malleable होता था ना? Yes, then it can be drawn into wires. Yes, it can be drawn into thin wires. और अगर प्लास्टिक लिमिट कम हुआ, प्लास्टिक रीजन कम हुआ, तो क्या होगा? वो चौक जैसा होगा, वो टूट जाएगा सीधा। If plastic region is small, brittle, yes. If plastic region is small, then material will be brittle. Then material will be brittle. तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा सीधा। और एक पॉइंट बस याद रखना, ऐसा जिसपे कभी क्वेश्चन आने आएगा नहीं, बट एनसीईआरटी में भी लिख सकता है। तो फॉर सम मटेरियल, फॉर सम मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वैसा होता है। फॉर सम मटेरियल इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज, इलास्टिक रीजन is very large and the material does not obey, देखो यहाँ पर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व लीनियर नहीं है, तो does not obey Hooke's law over most of the region, over most of the region. These materials are called elastomers. These material are called elastomers. Elastomers. Example: tissue of aorta, tissue of aorta, AORTA, rubber, etc. Done. क्वेश्चन करेक्ट हो गया ना ये पिछला वाला? ओके क्वेश्चन, दो मटेरियल का हमें हमारे पास स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व दे रखा है। स्ट्रेस स्ट्रेन एक कुछ ऐसा है, let's say this is for material A और let's say एक ऐसा है
and this is for material B. Question 1. Which one has greater Young's modulus? Greater Young modulus किसका है? A या B? A. Okay. Greater Young's modulus. तो क्या करें हम लोग यंग्स मॉडुलस कंपेयर करने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन को फिक्स कर दो, दोनों में कंपेयर करना है, इसमें इतना स्ट्रेस है, यस, इसमें इतना स्ट्रेस है, तो फॉर सेम स्ट्रेन ए में जो है ज्यादा स्ट्रेस है, तो यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ए का ज्यादा है स्ट्रेस, ए का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। नेक्स्ट, विच वन इज मोर डक्टाइल? ए, क्योंकि काइंड ऑफ ये मेरा इलास्टिक लिमिट है, इसके बाद यहां से यहां तक पूरा प्लास्टिक रीजन है, इसमें बस इतना है प्लास्टिक रीजन, तो जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा वो मोर डक्टाइल, तो मोर ब्रिटल क्या हो गया? बी। मोर स्ट्रेंथ, ए। ए में हमें इतना स्ट्रेस देना पड़ रहा है ब्रेक करने के लिए, बी में हमें इतना ही स्ट्रेस देना पड़ रहा है ब्रेक करने के लिए, तो बी कम स्ट्रेस पे ब्रेक हो गया, तो मोर स्ट्रेंथ किसका है? ए का। राइट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। लेट्स से हमारे पास एक सिलेंडर है, एक क्वेश्चन, एक सिलेंडर है ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इस पे मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ दोनों साइड से। अब इसमें एक सेक्शन का बात कर रहा है, लेट्स से मैं इस सेक्शन का बात कर रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, ये इससे वर्टिकल से ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये एक सर्किल ऐसा, ठीक है, फिगर समझ में आ रहा है कैसा है? हल्का टिल्टेड पे वो डिस्क बनाया हूँ, दोनों पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसमें बताना है कि पहला पार्ट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, ये एक प्लेन है, मतलब ऐसा मान लो ये एक प्लेन सा है, तो टेंसाइल स्ट्रेस at this plane in term of F, A and theta. B, shearing stress या shear stress at this plane
इन टर्म ऑफ एफ ए एंड थीटा। फिगर्स क्लियर हो रहा है या नहीं? सर फिगर्स फिर से समझाइए। ओके, फिर जैसे मान लो एक सिलेंडर है, तुमने एक वाइट सीट को ऐसा रख दिया इस तरह से, ठीक है, ऐसे कट करता हुआ। तो क्या होगा बेसिकली, अगर तुम इस सिलेंडर के बीच का देखो, तो वो वाइट सीट इस सिलेंडर के बीच में एक ऐसा सर्किल बना रहा होगा हल्का एंगल पे, राइट? यस। तो इस प्लेन का बात कर रहा है वो। इसी टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा? एफ अपन कॉस थीटा, एफ अपन ए कॉस थीटा। एरिया ए कॉस, एरिया में तो चेंज कर जाएगा ना कुछ ही, कुछ और आएगा। ए कॉस थीटा इज एरिया, नहीं खुशी, एरिया तुम्हारा बढ़ा है या कम हुआ है? एरिया इंक्रीज हुआ है ना। ये वाला एरिया देखो तुम्हारा ए है, ये वाला एरिया, तो ब्लू शेडेड एरिया क्लियरली ए से ज्यादा होगा ना। अगर तुम ए कॉस थीटा बोल रही हो तो वो तो कम हो गया। ए बाई कॉस थीटा, राइट। अगर मैं इसका एरिया ए डैश मानता हूँ तो ए डैश होगा ए बाई कॉस थीटा। अब सॉल्व करो। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया। ये वाला क्या होगा, ये वाला फोर्स अपॉन ये वाला एरिया, दैट इज एफ कॉस थीटा अपॉन ए बाई कॉस थीटा, सही है निरंजन? अपॉन ए बाई कॉस थीटा, दैट इज एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए, राइट? शियर स्ट्रेस क्या होगा, ये वाला फोर्स एफ साइन थीटा, जिसको टेंजेंशियल फोर्स लगता है वो हम लोग लेते हैं शियर स्ट्रेस में, अपॉन एरिया की जगह क्या लिखेंगे, ए बाई कॉस थीटा, ए बाई कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा एफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ टू से डिवाइड करो, टू से मल्टीप्लाई करो, तो साइन टू थीटा अपॉन टू है।
हाँ खुशी। जो सीयर पार्ट क्या होता है, याद करो हम लोग सीयर स्ट्रेस जब देखे थे तो हम लोग ऐसा था कुछ देखे थे कि ये क्यूब है और लेट से ये ऐसा हो गया, ठीक है, इसमें मैंने एफ फोर्स लगाया था इधर। तो शियर स्ट्रेस हमने बात किया था ये फोर्स जो टेंजेंशियल फोर्स है अपॉन ये एरिया, राइट, अपॉन ये एरिया। तो यहाँ पर जो हम लोग का फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स जो होगा वो इधर वाला होगा, दैट इज एफ साइन थीटा, और एरिया इज ए बाई कॉस थीटा। एरिया तो मुझे यही लेना है, अपॉन ए बाई कॉस थीटा। देन नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग दो, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो तो क्या होगा, अगर हम लोग जैसे किसी भी चीज का लेंथ इंक्रीज कराएं, लेंथ इंक्रीज कराएं तो क्या होगा, इसका रेडियस या डायमीटर डिक्रीज करेगा फॉर श्योर, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है, राइट। तो हम लोग पॉइजन्स रेशियो को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा इज lateral strain, lateral strain upon longitudinal strain। lateral strain को कभी हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो lateral strain is basically beta, beta is basically change in radius upon original radius, या फिर डेल्टा डी बाई डी, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, आर आर डैश आर। तो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल अल्फा मुझे पता है डेल्टा एल बाई एल। अब देखो यहाँ पर मेरा डेल्टा आर क्या हो रहा होगा, डेल्टा आर निगेटिव क्वांटिटी होगा तो हम लोग एक माइनस साइन डाल देते हैं सामने में, तो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा आर बाई आर डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल, दिस इज सिग्मा। कुछ चीजें तुमको याद रखनी है, सिग्मा जो होता है वो 0 to 5 के बीच, 0.5 के बीच में लाई करता है, -1 से 0.5। ये थियोरेटिकल वैल्यू है, इसको कोई प्रूफ नहीं करना है हमें। और अगर एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो सिग्मा जो था वो 0.2 से 0.4 के बीच में लाई किया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये बस याद रखना है। तब बीटा बोल रहे थे तभी लॉग लैग हो गया। बीटा इज बीटा इज लैटरल स्ट्रेन, LATERAL। लैटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तुमको पता ही है, डेल्टा एल बाई एल। और रेडियस, क्योंकि रेडियस डिक्रीज कर रहा होगा इसलिए मैंने माइनस साइन डाल दिया उसको पॉजिटिव क्वांटिटी करने की। व्हाट इज डी? डी इज डायमीटर। डेल्टा आर बाई आर लिखो या फिर डेल्टा डायमीटर बाई डायमीटर लिखो, बात सेम ही है। ये में भी एक पॉइजन रेशियो था सेम, पॉइजन रेशियो केमिस्ट्री में मुझे नहीं याद है पॉइजन रेशियो केमिस्ट्री में। और सीपीवैसी भी तो गामा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छा, इसी को पॉइजन रेशियो बोलते हैं, हो सकता है मे भी।
ओके ओके फाइन। ठीक है, एक और चीज थोड़ा बहुत याद रखना है, वो एक और लिख लो, और थोड़ा सा अपना चैप्टर बचा है। ओके, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके फिर नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे। सर वो रिलेशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या थी? 0.2 से 0.4। रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस y, बल्क मॉड्यूलस को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं b और k, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर इसी को हम लोग सीयर मॉड्यूलस बोल रहे हैं। सीयर मॉड्यूलस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। एंड पॉइजन्स रेशियो एंड पॉइजन्स रेशियो पॉइजन्स रेशियो इज सिग्मा। रिमेंबर, पहला चीज फिजिक्स में जो तुमको रट्टा मार के रखना है, 3k इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा। ये क्वेश्चन इस बार जेई मेंस में पूछा है इस साल, कि रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। जेई मेंस 2021। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्लास हम लोग का 1 आवर लग जाएगा इसमें, और फिर नेक्स्ट हम लोग वेव मोशन ऑन ए स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर वो 9 है फाइन। क्या? 9 बाई यंग्स मॉड्यूलस। हाँ, 9 बाई यंग्स मॉडुलस। अच्छा, जो सीए होगा उसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन मैं बना ही देता हूँ। ठीक है फाइन। तो पेपर जो तुम्हारा रिसेंट चैप्टर है, दैट इज सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, इन तीनों से डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे थोड़े बहुत। बाकी नॉर्मल जैसा पिछले सीए में रहते थे वैसे ही रहते। राइट। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अच्छे से एग्जाम देना सीए वाला, और पेपर सॉल्व कर लेना है, मतलब पेपर सॉल्व करके डाउट्स पूछना, पेपर सॉल्व करना स्किप मत करना, वापस से खुद से सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। Then CA and TWT will be TW taken till now, or easy or NEET level? Kushi NEET level. ओके चलो बाय बाय। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस जो होता है ना तुम्हारे पेपर में, यस खुशी, मेरा 7:30 to 9 क्लास है। Okay.